गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम इंडियन ज्योग्राफी में विशाल मैदान की बात की थी। पूर्व की जो कक्षा थी उनमें इसका अध्ययन किया था। विशाल जो मैदान है वो हिमालय से बहकर आने वाली जो नदियां हैं उन नदियों द्वारा अपने साथ कंकड़ पत्थर और अवसाद जो बहा कर लेके आती हैं, वो अवसाद आगे चलकर उस मैदानी भागों में कुछ क्षेत्रों में जमा कर देती हैं। यानी जब तेठी सागर था उस समय जब दो प्लेटें थी एक दूसरे से की ओर जब सड़क कर आ रही थी, अपने खिंचाव महसूस हो रहा था, तो 33 सागर में लाखों वर्षों करोड़ों तक जो अवसाद जमा थे उनमें खिंचाव की स्थिति हुई, धसाव की स्थिति हुई और कुछ भाग ऊंचा उठ गया और कुछ भाग थोड़ा नीचा रह गया। और ऊंचा जो उठा भाग वो हिमालय, और हिमालय से जब नदियां बहकर आने लगी तो तेठी सागर में फिर धीरे धीरे अपना जल लेती आई और लगातार यही क्रिया होती रही। काफी वर्षों बाद उनमें अवसाद जमा हो गए और वो अवसाद धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बना दिया कि एक समतल मैदान भूभाग बन गया। और आज के क्षेत्र में ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान माना गया है। यहाँ पर जो नदियां थी वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जो नदियां थी इनके द्वारा, पर जो सिंधु नदी है ये भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन के बाद सिंधु नदी सतलज, सिंधु, चेनाब, चेन्नई, सिंधु, झेलम, चेनाब, व्यास आदि जो नदियां हैं, रावी या व्यास आदि जो नदियां हैं, व्यास किसकी सहायक नदी, रावी आदि जो नदियां हैं ये पाकिस्तान में चली गई। पर इसके समय हम कह सकते हैं ये मैदान सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्मित है। इन नदियों से ये मैदान निर्मित माना गया है। ये जो मैदान की स्थिति है ये हिमालय और प्रायद्वीप के मध्य में स्थित है। मैदान है जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य के जो भाग है, समतल भाग है, उपजाऊ भाग है, उसे मैदान की संज्ञा दी गई है। ये जो मैदानी भाग है इसकी जो लंबाई चौड़ाई की बात करें, लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई उत्तर पश्चिम में तो 480 के लगभग और उत्तर पूर्व में 180 के लगभग मानी गई है। ये जो भाग है ये काफी उपजाऊ माना गया है। इसमें काफी नदियां बहती थी जो तलछट लाकर जमा करती थी। ये एक धनुषाकार मैदान माना गया है। जब हिमालय से जो नदी आती थी वो आगे की ओर प्रवाहित होती रहती थी और आगे चलकर एक डेल्टाई भाग में, डेल्टा के रूप में प्रवाहित होती थी। और इन जो मैदानी भाग है इसमें जल विभाजक का कार्य अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। यानी इन जो मैदानी भाग है जल विभाजक कार्य कौन सी करती है, अरावली करती है। इसके बाद बात थी कि जो मैदानी भाग है इनके जो क्षेत्र है उच्चावस्था के आधार पर इन्होंने कई भागों में इसे बांटा गया है। तो अपना टॉपिक है उच्चावस्था के भौगोलिक वर्गीकरण। इसे भौगोलिक दृष्टि से विभाजन, आपको पहले भी पूर्व की कक्षा में बताया गया था कि जब हिमालय से जब तीव्र ढाल के कारण जब नदियां बहती हैं तीव्र ढलान के कारण जब नदियां बहती हैं अपने साथ अवसाद भाग कर लाती हैं और ये अवसाद में होता है कंकड़, पत्थर।
क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर। जब नदी का बहाव तेज होता है तो उनमें जो अवसाद उठाने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और जैसे ही नदी का बहाव धीमा होता है अवसाद उठाकर ले जाने की क्षमता उनमें घट जाती है। तो ये तीव्र जो बहाव था उस समय यहाँ अवसाद उठाए, कंकड़ पत्थर उठाए, उसके साथ साथ छोटे मोटे बारीक कण भी थे। फिर इसका जो गति धीरे कम हुई तो यहाँ कंकड़ पत्थरों का धीरे धीरे जमाव बना दिया, और ये कंकड़ पत्थर यहाँ एक शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है उसके गिरिपद यानी किनारों पर उसके नीचे के जैसा गिरिपद कहलाता है, उसके पाद कहलाते हैं, उन क्षेत्रों में ये जमा हो गए जो एक जलोढ़ यानी पंख की आकृति में दिखाई देते हैं, जिन्हें जलोढ़ पंख भी कहते हैं। और जब इसके अंदरूनी भाग से जल नीचे की ओर जाता है तो उस भाग को हम भाबर के नाम से जानते हैं। तो पहली जो भौगोलिक दृष्टि है भाबर, क्या है? भाबर। जो भाबर की स्थिति है ये शिवालिक जब श्रेणियां हैं, शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के गिरपदीय भागों में, शिवालिक जो श्रेणी है उस गिरपदीय भागों में सतलज नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किमी चौड़ी एक पट्टी है जो इनके गिरपदीय भाग में गिरिपद या पाद भाग में निप्पेर यानी इनके जो नीचे का हिस्सा है पाद भाग में ये पर्वतीय कक्ष से जब मैदानी कक्ष में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर या चूर्ण भाग कर लाती हैं। और ये जो कंकड़ पत्थर है, ये जो कंकड़ पत्थर का जो चूर्ण भाग है, ये चट्टानी भाग है या चट्टान है, चट्टानी भाग जमा कर देती हैं। इस स्थिति में क्या कर देती हैं? जमा कर देती हैं। और ये जमा किया गया जो भाग से नदियां भूमिगत होकर जाती हैं, जिन्हें भाबर के नाम से जानते हैं। भाबर के दक्षिणी भाग में जब ये जल प्रवाहित होता है तो तराई के नाम से जाना जाता है। यानी भाबर के जो दक्षिणी भाग में जब भूमिगत होकर नदी आगे की ओर निकलती है तो एक क्षेत्र में फैल जाती है। फैल जाने के बाद वो भाग एक जलमग्न हो जाता है और वहाँ घने पेड़ पौधे, जंगल, घास आदि फैल जाती हैं। उनके कारण ये भाग तराई के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ तराई भाग की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो पूर्व के राज्य हैं वो तराई भाग में, तराई वाले क्षेत्र में इन घास फूस को, पेड़ पौधों को साफ करके कृषि कार्य करते हैं, जिनमें जूट, की फसल अधिक बोई जाती है। तो तराई क्या है? भूमिगत जल जब मैदानी भागों में फैल जाता है तो उस क्षेत्र को तराई के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात आती है बांगर। यानी जब ये जल है, ये जल का ये भाग आगे की ओर
फैल जाता है। तो तराई, बांगर। जिस क्षेत्रों में जो बाढ़ का पानी है, प्राचीन समय में उच्च मैदानी भाग, प्राचीन समय में उच्च मैदानी भाग बन गया और उस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होने के कारण वह भाग कम उपजाऊ रह गया। जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता हो, यानी वह भाग जो ऊंचा है, जो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ये उत्तर पश्चिमी उत्तराखंड का भाग इसमें शामिल है। अब बात आती है तीसरी खादर की। जो खादर का जो क्षेत्र है, वहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है और उस क्षेत्र में जो बाढ़ का पानी पहुंचता है वो काफी उपजाऊ भाग माना जाता है। जहां नई तलछट प्रतिवर्ष जमा होती रहती है, वहां उपजाऊ मिट्टी अधिक पाई जाती है। क्योंकि उस भाग में नई नई परतें जमती रहती हैं, नई नई अवसाद की परतें प्रतिवर्ष जमा करती हैं। तो इस कारण इस भाग में जो मिट्टी है ये अधिक उपजाऊ पाई जाती है। ये पूर्वी भारत के क्षेत्र में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड आदि जो राज्य हैं, आदि राज्यों में ये प्रतिवर्ष नई बाढ़ का जो भाग है ये बन जाता है।